नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। गजा में खाने के लिए सहायता केंद्र की तरफ जा रहे लोगों पर इजरायली सेना ने की गोलीबारी। 27 फिलिस्तीनियों की मौत, 3 दिन में ये ऐसी तीसरी घटना। यूएन में एक पत्रकार ने पकड़ा बिलावल भुट्टो का झूठ। भुट्टो ने कहा था कि भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में मुसलमानों की छवि खराब की। ट्रंप से अलग होते ही फूटा एलन मस्क का गुस्सा। फंडिंग बिल को बताया बेतुका और फिजूल खर्ची। कहा देश को दिवालिया बना रही संसद, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज से शुरू होगी हज यात्रा। 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री पहुंचेंगे सऊदी अरब के मक्का। भारत से जाएंगे 1,75,000 लोग। अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ। ट्रंप ने आदेश पर किए साइन। भारत के 39,000 करोड़ के निर्यात पर होगा असर। अमेरिका में खतरनाक फफूंदी की तस्करी के आरोप में 2 चीनी नागरिकों पर मामला दर्ज। मिशिगन विश्वविद्यालय की लैब में शोध के लिए लाई गई थी फफूंदी। अमेरिका से 80 सालों में पहली बार वैज्ञानिकों का पलायन। ट्रंप ने रिसर्च फंडिंग में की कटौती। 75% यूरोप और एशिया में तलाश रहे नया मौका। इमरान खान बोले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मेरी बीवी को भेजा जेल। मैंने आईएसआई चीफ से हटाया तो बदला लिया। मुझे अपनी बीवी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश में बड़ा बदलाव। शेख हसीना के पिता अब नहीं कहलाएंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदली। 3 दिन पहले हटाई गई थी करेंसी से उनकी तस्वीर। और अब आज की खास खबर। रूस की सरहद में कई हजार किलोमीटर अंदर तक घुसकर यूक्रेन ने हमला किया और रूसी एयरफोर्स के 40 से ज्यादा एडवांस हाईटेक विमानों को तबाह कर दिया, जिनमें स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट विमान और एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किए गए इस एआई ड्रोन हमले में फ्रंटलाइन से हजारों किलोमीटर दूर बेलाया, ओलेनिया और इवानोवो हवाई अड्डों पर मौजूद रूस के स्ट्रैटेजिक लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों में से 1/3 से ज्यादा को नष्ट कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तकरीबन 18 साल पुराने ओपन सोर्स ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, जिसे बुनियादी तौर पर रिमोट कंट्रोल्ड विमानों के शौकीनों ने विकसित किया था और ये एक मुफ्त सॉफ्टवेयर सिस्टम है। आर्डू पायलट नाम का ये सॉफ्टवेयर साल 2007 में क्रिस एंडरसन ने विकसित किया था, जिन्होंने इसे सबसे पहले लिगो माइंडस्टॉर्म्स किट के जरिए अपने बेसमेंट में बनाया था। बाद में एंडरसन ने जो डी मुनेज और जेसन शॉर्ट के साथ मिलकर इसे और निखारा और इसे एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म में बदल दिया, जो आज ड्रोन, बोट, पनडुब्बी और रोवर्स तक को कंट्रोल कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर ड्रोन पायलटों को जीपीएस गाइडेड वे पॉइंट सेट करने, टेक ऑफ और लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने और हवा में क्राफ्ट को स्थिर करने में मदद करता है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर शांतिपूर्ण और मनोरंजन के मकसद से बनाया गया था, जैसे तलाश और बचाव, कृषि उपयोग या 3D मैपिंग के लिए। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए न सिर्फ रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उसके स्वाभिमान को भी गहरी चोट पहुंचाई है और इसका असर बेहद गहरा हुआ है। अब कई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने यूक्रेन के हमले से बचने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसकी एक न चली। मैक्सर टेक्नोलॉजी ने रूसी हवाई अड्डों की यूक्रेन के ड्रोन हमले से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों से पता चला है कि रूस को इन एयरबेस पर यूक्रेन के हमले की आशंका ना के बराबर थी, क्योंकि यूक्रेन की मिसाइलों की रेंज भी रूस के इनमें से कई एयरबेस तक नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद रूस ने बचाव के इंतजाम किए हुए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने कई विमानों को टायरों से ढका हुआ था ताकि उन्हें सैटेलाइट से ना देखा जा सके।
साथ ही रूसी वायुसेना ने एयरबेस के हैंगर पर जमीन पर विमानों की पेंटिंग बनाई हुई थी ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद यूक्रेन का हमला इतना सटीक था कि रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने रूस के जिन विमानों को निशाना बनाया उनमें ओलेनिया एयरबेस पर Tu-22 विमान शामिल थे। रूसी वायुसेना दुश्मन के लड़ाकू विमानों को तबाह करने के लिए इस विमान को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा Tu-95 बॉम्बर को भी निशाना बनाया गया, जो रूसी एयरफोर्स का सबसे अहम बॉम्बर विमान है। 4 इंजन टर्बोप्रॉप वाला ये इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ओलेनिया एयरबेस पर हमले के बाद धुएं का भारी गुबार देखा गया। सेवेर्नी एयरबेस पर यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के A-50 AWACS लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया। ये विमान रूस की लड़ाकू ताकत के लिए काफी अहम है। देगिलेवो एयरबेस पर इल्यूशिन IL-78 टैंकर विमानों को भी तबाह कर दिया गया। ये विमान लड़ाकू विमानों में जेट फ्यूल भरने के काम आते हैं। यूक्रेन के इस हमले ने रूसी एयरफोर्स की ताकत को बड़ा झटका दिया है। और अब बात गजा में इजरायली गोलीबारी की। रोटी के इंतजार में थे भूखे लोग, मगर खाने को मिली गोलियां। मामला गजा का है, जहां इजराइल के सुरक्षा बलों ने एक सहायता वितरण केंद्र यानी एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत होने की खबर है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों और चश्मदीदों ने ये जानकारी दी है। पिछले 3 दिनों में एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर आने वाले लोगों पर गोलीबारी की ये तीसरी घटना है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि उसने कुछ संदिग्धों को निशाना बनाकर गोली चलाई थी, जिनका सुरक्षा बलों से आमना सामना हुआ था। सुरक्षा बलों ने यह भी कहा है कि उन संदिग्धों ने चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोली को नजरअंदाज कर दिया था। अब इजरायली सेना ने गजा के लोगों को सहायता वितरण केंद्रों की तरफ जाने वाली सड़कों से दूर रहने की चेतावनी दी है। सेना की तरफ से इन्हें युद्ध क्षेत्र कहा गया है। वहीं गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF ने कहा है कि उसके सहायता केंद्र बुधवार को अपडेट और सुधार के लिए बंद रहेंगे। गोलीबारी के बावजूद गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने इन सहायता केंद्रों के आसपास सुरक्षा मजबूत करने के लिए इजरायली सेना के साथ बातचीत की है। इन केंद्रों का संचालन गुरुवार को फिर से शुरू होने की उम्मीद है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मंगलवार सुबह GHF वितरण केंद्र पर खाने का इंतजार करते वक्त 27 लोग मारे गए। पिछले 3 दिनों में ये ऐसी तीसरी घटना थी। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों ने उन लोगों पर गोलियां चलाईं जो बताए गए रास्ते से भटक गए थे और सेना के करीब आ गए थे। ये घटना GHF सहायता केंद्र से लगभग आधा किलोमीटर दूर हुई। IDF ने कहा कि कुछ संदिग्धों ने शक पैदा किया और खतरा पैदा किया। IDF के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने उन दावों का खंडन किया कि इजरायली बलों ने सहायता केंद्र पर नागरिकों पर गोली चलाई। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया है और कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गजा के हमास कंट्रोल्ड मीडिया ऑफिस ने इजराइल पर सहायता केंद्रों को मौत के जाल में बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 27 मई को इन केंद्रों के खुलने के बाद से सिर्फ 8 दिनों में 102 लोग मारे गए और 490 घायल हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये केंद्र भूख की वजह से हताश नागरिकों को आकर्षित कर रहे थे और अब उन्होंने GHF के बजाय UN और तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से सहायता देने की अपील की है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।